कल का जो फॉर्मूला था दैट वाज C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। कितने लोग को याद है ये फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा? याद है तो C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा में हमें न्यू पता है, न्यू किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। और लैम्डा किसे कहते हैं? वेवलेंथ को बोलते हैं। तो अगर मुझे C की वैल्यू पता है जो कि फिक्स वैल्यू है, कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 पर सेकंड। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट क्या होती है हमारी? हर्ट्ज में होती है, हर्ट्ज में। और सिंपल सी भाषा में कहें तो सेकंड इनवर्स होती है। और लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ। यस सर। जो जनरली किस में होती है? मीटर में होती है। तो C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। एक और फॉर्मूला हमें याद करना है जिसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं इसको? वेव नंबर। और वेव नंबर बेसिकली क्या है? ये है नंबर ऑफ वेव्स, जो कि प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर लेंथ में। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव नंबर कहते हैं। ठीक है। अगर बेसिकली कहा जाए तो वेव नंबर, अगर मैं इसको डिनोट करता हूँ न्यू बार से, तो इसका फॉर्मूला होता है न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। न्यू बार इज व्हाट? वेव नंबर। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज न्यू बार? व्हाट इज न्यू बार? वेव नंबर। याद रहेगा? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हालांकि है तो बहुत बेसिक बात, लेकिन वो ना छोटे छोटे एग्जाम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीटीयू और बाकी एग्जाम जो होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए। उसके अंदर वो आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर है, और वो पूछेगा किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक ट्रिक सिखा रहा हूँ आप लोगों को, याद करने की कोशिश कीजिएगा। कॉस्मिक गामा एक्सुल, बोलो जरा एक बार। कॉस्मिक गामा एक्स उल, वी इन हरा, वी इन हरा, बस बोल दो एक बार जरा। कॉस्मिक गामा एक्स उल इन हरा, वी इन हरा। ये असल में आप लोगों ने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद कर लिया। कैसे? सबसे पहले जो रेडिएशंस आती हैं वो होती हैं कॉस्मिक रेज। कौन सी आती हैं? कॉस्मिक रेज। फिर आती है गामा रेज। ठीक है। और फिर गामा रेज के बाद आती है आपकी एक्स रेज। कौन सी आती है? एक्स रेज। एक्स रेज के बाद आती है आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज। कौन सी रेडिएशन? अल्ट्रा वायलेट। वी स्टैंड्स फॉर, यस, वी स्टैंड्स फॉर विजिबल रीजन, जो हमें दिखाई देते हैं कलर। आईएन जो होता है ये होता है इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है ना। जो एच होती है इसको बोलते हैं हर्ट्ज वेव्स, और कई लोग इसको, कई बुक्स में इसको माइक्रोवेव्स के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे माइक्रोवेव अवन में पाई जाती है। हर्ट्ज वेव्स और माइक्रोवेव एक ही बात है। और फिर है आपका आरए, दैट इज रेडियो वेव्स। ये भी आपकी दो तरह की होती हैं, आगे जाके पढ़ेंगे आप 12th में। एक होती है एएम, एक होती है एफएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। जरूरत नहीं पड़ती है इसकी, बस पता होना चाहिए। सर वी क्या है? वी विजिबल रीजन। विजिबल रीजन, स्पेक्ट्रम बनाते हो ना आप लोग, रेनबो बनाते हो, है ना। तो ये वही Yes, sir. अब देखो एक चीज समझो, यहां से यहां जैसे हम जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो लगातार इनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, यहां से यहां ट्रैवल कर रही है। ओके। लेकिन जैसे ही अब वेवलेंथ यहां से यहां बढ़ रही है, तो हम समझ पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? इनवर्सली। तो अगर वेवलेंथ ऐसे बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी ऐसे इंक्रीज हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी रेडिएशन की, उतनी ही पार करने की क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनेट्रेटिंग पावर, किसी भी चीज में से पार कर जाना। जैसे आपने सुना होगा लेजर राइट, लेजर रेडिएशंस, एक्स रेज, ये क्या कर रही हैं? ये बॉडी के अंदर पार कर जाती हैं, हड्डियों को पार कर जाती है। यानी कि इनकी पेनेट्रेटिंग पावर कैसी है? ज्यादा है। इसका मतलब इनकी स्पीड भी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? सर आ गई सर, आ गई। अगर ये बात समझ आ गई तो कुछ चीजें और समझ लो। हालांकि ये लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसमें क्या होता है कि आपको रेडिएशंस की रेंज दी होती है। क्या दी होती है? रेंज दी होती है। लैम्डा की टर्म में बता रहा हूं आपको मैं। ये 10 की पावर -16 से शुरू होता है, और 10 की पावर -14 से थोड़ा पहले
ये गामा रेज होती है, ये इनकी रेंज है बेसिकली। एक्स रेज और अल्ट्रा वायलेट 10 की पावर -12 14 से लेकर 12 तक की बीच की रेंज में कवर होते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है हमारी, अल्ट्रा वायलेट की अगर बात करें स्पेसिफिकली, कॉस्मिक 10 की पावर -16, 10 की पावर -14 -12, अब ठीक है। और 10 की जो अल्ट्रा वायलेट होती है दैट इज नियरली इसकी बात करें तो 10 की पावर -10 हो गया। और अल्ट्रा वायलेट के बाद जो हमारा विजिबल रीजन आता है वो 10 की पावर -6 की रेंज में, किसकी रेंज में है, 10 की पावर -16, 10 की पावर -14, 10 की पावर -12, एक्सरेज पे आ गया। एक्सरेज 10 की पावर जो आ गई हमारी -40, ये 12 से लेके इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो 10 की पावर -12 से लेके 10 की पावर -8, अगर प्रॉपर रेंज कहूँ तो 10 की पावर -12 से 10 की पावर -8 अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में आती है। और 10 की पावर -8 और इंफ्रारेड का होता है रीजन आपका 10 की पावर -4, इनके बीच में लाई करता है आपका विजिबल रीजन। जनरली हम इसको 10 की पावर -6 बोल देते हैं, लेकिन 10 की पावर -6 नहीं, ये 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -4 की रेंज में लाई करता है। इंफ्रारेड के बाद जो आता है आपका हमारा माइक्रोवेव्स आती हैं, जो 10 की पावर सिंपली अगर कहें तो माइक्रोवेव 0 तक, 10 की पावर 0, यानी कि इतनी रेंज है इनके बीच में, इंफ्रा से हर्ट्ज के बीच में कितनी है, 10 की पावर 0। और रेडियो वेव जो होती है हमारी, ये 10 की पावर 4 इसकी रेंज होती है। तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी, जो वेवलेंथ है, ये आपकी एक रेंज बताती है हमें कि हमारी लाइट कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही होती है। और आपको एक बात बताओ, एक अच्छी बात ये है कि जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, जिसको हम लोग विबग्योर कह देते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसकी हम बात करते हैं विबग्योर। ये वायलेट की जो हमारी वेवलेंथ होती है वो 400 से शुरू होती है, और रेड की जो वेवलेंथ होती है वो 700 से लेकर 760, जनरली 760 से लेकर 800 के बीच में इसकी रेडिएशन की रेंज होती है। यानी कि ये 400 से लेकर 760 तक के बीच का हमारा स्पेक्ट्रम है नैनोमीटर में, 400 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर के बीच में हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है। यानी कि अगर मेरी लाइट की वेवलेंथ लाई कर रही है 400 से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच की रेंज में, तो हमें उस लाइट में कलर दिखाई देगा, इनमें से कोई एक रेस्पेक्टिव कलर दिखाई देगा, डिपेंडिंग अपॉन किस कलर की कितनी वेवलेंथ होती है। ये आपको क्वेश्चन याद भी होगा, क्लास 10th में था कि जब आप व्हाइट लाइट को पास करते हो प्रिज्म में से, तो वो क्या करता है, डिस्पर्जन डिस्पर्जन होती है, डिस्पर्जन प्रोसेस होता है बिल्कुल सही है। और वो क्यों होता है, डिस्पर्स क्यों करता है वो व्हाइट लाइट, सर, बिकॉज because व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी है। बहुत बढ़िया, व्हाइट लाइट जो है each of them have different डिफरेंट wavelength. वेवलेंथ, वेरी गुड। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हर कलर की अपनी एक रेस्पेक्टिव क्या होती है, वेवलेंथ होती है। इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं, ये जो रेज हैं, वो अलग अलग अमाउंट में डेविएट हो रही होती है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भाई। सभी को समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात सिखा दी है। अब कुछ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग कर लेते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वो कह रहा है कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान क्वेश्चन है, मुझे आंसर बताएंगे आप लोग साथ साथ करके। कैलकुलेट कीजिए ए पार्ट में वेव नंबर, दूसरे पार्ट में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट हैविंग वेवलेंथ, ये आपको वेवलेंथ दे दी उसने 1000 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम आप जानते हो बराबर कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, जल्दी से करिए, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। डन भैया। आसान क्वेश्चन था बच्चों, आपसे पूछा गया वेव नंबर निकालना है, तो अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओ तो वेव नंबर तो निकला पड़ा है आपका। वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार, बराबर किसके होता है, 1 लैम्डा के, और लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ कितनी दी हुई है, वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम, तो 1000 इंटू 10 की पावर -10, ये वैल्यू दी हुई है। 10 का पावर 10 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे कितना है 1000, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 10 का पावर 10 को 1000 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 1000, ये खत्म हुआ, ये वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर 7। न्यू बार कितना आ गया हमारा 10 की पावर 7 मीटर। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अब बताइए सेकंड पार्ट में क्या करना था, उसने पूछा फ्रीक्वेंसी, C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है न्यू लैम्डा, C कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर 8,
न्यू कितना है, हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्या, नहीं हमें वेवलेंथ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है। तो न्यू इंटू लैम्डा कितना है हमारा 1000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 की पावर कितना हो गया -7 -7। तो न्यू कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर -7, डिवाइड वाला ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगी वैल्यू, कितना हो जाएगा 3 into 10 की पावर 15 15। कितने लोग का आंसर आ गया, आ गए सर। जल्दी बोलिए। आगे सर। आगे सर। आ गया भैया। आ गया। पर सेकंड और हर्ट्ज, ये आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन करिए एक और जल्दी से और सही निकालिएगा। ये आसान क्वेश्चन था, अब थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा मैं एक आसान देने के बाद। कह रहा है रेडियो मिर्ची वर्क्स और ब्रॉडकास्ट एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 98.3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट लैम्डा न्यू बार ऑफ द चैनल, जल्दी से। और इसकी हिंट नहीं दूंगा 1 मेगाहर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं, जल्दी करिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 98.3 मेगा 1 मेगाहर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं 1000 अच्छा 10 to किलोहर्ट्ज the power 6. फिर किलोहर्ट्ज में कितने होते हैं प्रतीक, हाँ सर किलोहर्ट्ज में। समझ आ रही है। अब तो क्वेश्चन Yes, आसान है। C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा से हम क्या निकाल लेंगे, लैम्डा C की वैल्यू कितनी है लो बेटा, ये लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो न्यू बार क्या हो जाएगा हमारा, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। 1 बाय लैम्डा हो जाएगा। कितने लोग को बात समझ आ गई है। सर आ गई। Yes भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, कह रहा है वेवलेंथ रेंज, भैया मुझे समझ नहीं आया, कौन सा नहीं समझ आया, इससे पहले ये वाला। अरे रे कैलकुलेशन है रोशनी, क्या चीज समझ नहीं आ रही इसमें, प्लीज लेट मी नो। अब अगला क्वेश्चन है वेवलेंथ रेंज ऑफ अ स्पेक्ट्रम extends from violet, कितना दिया इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू रेड, इसकी वेवलेंथ है 750 नैनोमीटर। कह रहा है एक्सप्रेस करिए फ्रीक्वेंसीज में, इसको एक्सप्रेस करना है आपको, ठीक है। और आपको दे रखा है 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर। जनरली आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है दोनों लाइट्स के लिए, निकाल पाओगे या नहीं, यस सर। Yes भैया। इसका आंसर निकाल दो 1 मिनट के अंदर अगर आपको समझ आ गया आप तो। चलिए बताइए कैसे किया, जल्दी से बोल दो, आसान सा क्वेश्चन था। सर इसमें वाला फॉर्मूला लग रहा है C is to lambda into frequency। न्यू लैम्डा यस सर। ये क्या दिया हुआ है आपको लैम्डा 1, ये क्या दिया हुआ है आपको लैम्डा 2, लैम्डा 2। राइट। तो ये लैम्डा 1 हो गया, यहाँ से न्यू 1 निकल जाएगी, Yes, C sir। is equals to न्यू 2 लैम्डा 2, यहाँ पर लैम्डा यहाँ से वो 1 है, निकल जाएगी, यहाँ न्यू पर 2 क्या निकल निकल जाएगी। जाएगा आपका न्यू 2 निकल जाएगा। कर पाओगे या नहीं, कर लिया। यस Yes, सर sir। कर लिया। 10 Yes पावर भैया। 8 अपॉन 400 इंटू 10 पावर -9, यस सर। ये पहले में आया, और 3 इंटू 10 पावर 8 750 into 10 to power और -9 750 इंटू 10 की पावर -9, यहाँ पर आ गया हमारा मीटर पर सेकेंड। सर मैंने दोनों में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया था, जैसे 400 into 10 to the power 9 आया हमारे पास, तो मैंने 400 into 10 to the power -7 कर दिया था। हाँ ठीक है चल जाएगा। 400 इंटू 10 का -7 कैसे कर दोगे, 4 into होगा। 4 इंटू होगा ना बेटा। यस सर 4 into कह रहा हूँ। हाँ ठीक है और चल जाएगा। देखो ऐसा है, जो एक्सपोनेंशियल पावर्स है उसको तो अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो, आपको क्या सहूलियत है
आप उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ये मेथड समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, और खासकर इसने लाइट के बारे में वेव नेचर तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, क्या लिमिटेशन है ये सुन लीजिए। अब पहली बात तो इसके नाम में ही देखो आप समझ पा रहे होगे कि ये किस पर बेस्ड था, ये लाइट के वेव नेचर पर बेस्ड था। ठीक है, तो वो सारे के सारे फिनोमिना जो लाइट को पार्टिकल नेचर भी कंसीडर करते हैं वो इसने एक भी एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे कौन कौन सा? ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, नॉट एबल टू एक्सप्लेन। क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया उसने, मैं बताऊंगा क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया। पार्ट 1, उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में कुछ नहीं बताया। आप जानते हो व्हाट इज ब्लैक बॉडी? No, sir. जो रेडिएशन एब्जॉर्ब और Emit एब्जॉर्ब कर कर सके। लेती है। बहुत बढ़िया। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है, जैसे हम लोग ब्लैक होल पढ़ते हैं, एक ब्लैक बॉडी ऐसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो ऑल रेडिएशंस, ऑल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को, ऑल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है और ऑल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट भी करती है। समझ आ रही है बात? आपने अगर किसी बॉडी को हीट Yes, sir. किया, वो लगातार आपसे रेडिएशन एब्जॉर्ब किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे आने के बाद उसने अपने में से वो रेडिएशन एमिट भी कर दी सारी की सारी, तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं दी। दूसरा, इसने कोई भी जानकारी नहीं दी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। क्या होता है, क्यों होता है, अभी समझाऊंगा आप लोगों को अब पूरे तसल्ली से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी सर वही तो होता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं जब रेडिएशन। करेक्ट करेक्ट, ये वही है बेसिकली। इसके बारे में इसने कोई भी जानकारी नहीं दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। वो भी एक लाइट का पार्टिकल नेचर ही कंफर्म कर रहा होता है, तो इसको बेचारे को आइडिया था ही नहीं। इसको आइडिया था कि लाइट सिर्फ वेव होती है, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्टों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए जिससे ये पता चला कि लाइट सिर्फ वेव नहीं है, लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी है। और ये जो फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, इन्होंने कंफर्म किया कि लाइट के और भी डायमेंशंस हैं और भी नेचर है जिसको स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिटेल। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल को आप क्लियरली समझ लोगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए ये एक घर है और इस घर में विदुषी रहती है। ठीक है, और विदुषी से कोई भी काम, विदुषी बहुत लेजी है, मान लीजिए विदुषी बहुत लेजी है, हमेशा काउच पे बैठे रहना, उठना ही नहीं बिल्कुल भी, और कोई कुछ कहे तो काम सुनना ही नहीं। अब ये बैठी हुई है आराम से टांगे पसार के, वैसे भी लॉकडाउन है, सुबह 7 से 11 ही शॉप्स खुल रही हैं। तो पेरेंट्स ने बोला कि भाई विदुषी ये काम है, जरा इस शॉप पे जाओ और ये इतने अमाउंट का कुछ सामान है वो ले आओ, मान लो बॉर्नविटा ले आओ। अब बॉर्नविटा की जो कॉस्ट है वो 300 रुपये है, 300 रुपये का बॉर्नविटा आता है। लेकिन क्या है कि जो विदुषी है वो काम को करने से पहले इसने अपने सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं कि अगर आप चाहते हो मैं काउच से उठूं तो मुझे काउच से उठाने के लिए आपको कम से कम कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200 रुपये देने पड़ेंगे, वो मेरी फीस है। मेरे को काउच से उठाने के लिए आपको मिनिमम 200 रुपये देने पड़ेंगे, तब मैं आपका काम करूंगी। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, अगर मैं चाहता हूं कि विदुषी ही जाकर बॉर्नविटा लेकर आए तो मुझे विदुषी कितने पैसे देने पड़ेंगे? 500 रुपये। 500 कितने लोग को समझ आ रही है बात? 500 समझ आ गया सभी को? आ गई सर। अब समझ लो कि जो ये 500 का नोट है, ये 500 का नोट घर वाले दे रहे हैं, ये 500 रुपए, ये 500 रुपए बेसिकली घर वालों के द्वारा दी गई एनर्जी है। क्या है? घर वालों के द्वारा दी गई एनर्जी जो है वो 500 रुपए है। और विदुषी ने 500 रुपए में से 200 रुपए अपनी जेब में रख लिए, मतलब नोट अकेला नहीं है, 100 के 5 नोट है, तो विदुषी ने उसमें से 200 रुपए अपनी जेब में रख लिए और 300 रुपए का वो बॉर्नविटा लेकर आ गई। ये कहानी आप लोगों को आसानी से समझ आ गई होगी। अब इसी कहानी को आप समझो केमिस्ट्री की भाषा में। ये जो मैंने बनाया ये एक मेटल की सरफेस है,
जिस मेटल की सरफेस पर कौन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद। अब क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी कोशेंट है जिसको हम लोग क्या नाम देंगे आगे जाके, वर्क फंक्शन। क्या बोला मैंने इसको, ये क्या है, इस हर इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होता है, वर्क फंक्शन। ठीक है, और इस वर्क फंक्शन के मतलब, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एक एनर्जी है। मान लो ये एनर्जी कितनी है, E1 एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास है। कितनी एनर्जी है, E1। यानी कि अगर मुझे काम करवाना है तो मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को इस E1 एनर्जी से ज्यादा देनी पड़ेगी एनर्जी, या कम देनी पड़ेगी, बताइए। ज्यादा। ज्यादा। तो अब क्या किया, मैंने बाहर से एनर्जी इनको सप्लाई की रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये E2 है, तो ऑब्वियस सी बात है E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा है। अब आप लोग इतने भी पढ़े लिखे हो, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। आप लोग कैरम खेलते हो, इंडोर गेम है, ये आपके ये पॉट्स हो गए, ये आपका बीच में एक क्वीन पड़ी हुई है, कॉइन पड़ा हुआ क्वीन का, और ये आपका स्ट्राइकर है। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये स्ट्राइकर इस कॉइन को हिट करे और ये कॉइन यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉट होल में जाके गिर जाए। इस कॉइन की खुद की एनर्जी 10 जूल है, और मैं इस स्ट्राइकर पे भी 10 जूल एनर्जी लगाने वाला हूँ। बताओ क्या ये कॉइन मूव करेगा? नो सर। नो सर। नो सर। तो नहीं करेगा भाई, ये सर तो वो अपने अपोजिंग फोर्स भी तो लगाएगा। ये E2 एनर्जी है, ये E1 एनर्जी है। मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, E2 E1 के बराबर लगा दो तो क्या होगा सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग मोमेंटम। जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी आप दे रहे हो वो एनर्जी उसको जितनी एनर्जी चाहिए खाली उतनी ही सफाइज कर पाई, नीड पूरी कर पाई, क्या नहीं प्रोवाइड कर पाई उसको और Extra ज्यादा energy। एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। मोशन नहीं दे पा रही। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैंने इसी स्ट्राइकर को एनर्जी दे दी 10.5 जूल से, बताओ ये जो कॉइन है अब कितनी एनर्जी से आगे ट्रेवल करेगा? तो 0.5 जूल से। बहुत बढ़िया, कितने लोगों को ये पूरी बात समझ आ गई? 0.5 आ गई सर। आ गई। अगर ये बात समझ आ गई तो ये फिनोमिना आपको तुरंत समझ आ गया। आपके पास सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक वर्क फंक्शन, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो अपनी एक एनर्जी है। ठीक है, उस एनर्जी से अगर आप चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालना है, इसको इरेडिकेट करना है, इसको बाहर की तरफ हमें रिमूव करना है, एमिट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी E2 हो गई, जो E2 में दे रहा हूँ, E2 इज ग्रेटर देन E1। अब मैथ्स भी आपको आती है और आपको साइंस भी आती है। अगर मैं यहाँ पर मैथ्स लगाता हूँ तो E2 में से E1 को जब मैं माइनस करूंगा, यानी कि एनर्जी माइनस एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? सर एनर्जी आएगी और एक्स्ट्रा एनर्जी। बहुत बढ़िया, एनर्जी माइनस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी होना भी चाहिए। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर भी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं इसको। यस। किसी टर्म में से किसी टर्म को माइनस करते हैं तो उसकी यूनिटी बचती है। तो एनर्जी माइनस एनर्जी वुड ऑलवेज गिव एनर्जी, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी वुड ऑलवेज गिव वेलोसिटी, रूपी माइनस रूपी वुड ऑलवेज गिव रूपी। वो अलग है कि मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है ना। तो अब मेरे केस में E2 की वैल्यू ज्यादा है E1 से, तो जैसे ही E2 में से E1 माइनस किया, जो ये एनर्जी है, बताओ ये किस फॉर्म की एनर्जी है? सर ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा मूव हुआ था वो वाली एनर्जी है। मैंने पूछा फॉर्म जानते हो आप लोग? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट पे है या मोशन में है? कौन सी एनर्जी है इसके अंदर? मोशन। तो कौन सी? ये काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। वैसे भी तो स्ट्राइक मूव कर रहा है ना, ये कॉइन मूव कर रहा है ना। यस सर। जब मोशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? यस सर। आ गई। ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, असल में इसका इस फॉर्मूले को उन्होंने और खोला है, लेकिन उसे खोलने से पहले इन्होंने एनसीईआरटी में गलती करी है। एक्चुअली पहले जो फिनोमिना उन्होंने बाद में दिया वो फिनोमिना पहले लेना चाहिए। मैं पहले वो फिनोमिना क्लियर करूंगा, वापस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आऊंगा। अब मैं छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ आपको। अब क्या हुआ कि प्रतीक ने पढ़ाई करी और इसने साथ में हमारे दिवस ने भी पढ़ाई करी। इन दोनों ने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद देखा यार कुछ जॉब में कोई ज्यादा खास तो वो है नहीं, ग्रोथ तो है नहीं, अपना कुछ स्टार्टअप कर लेते हैं। तो प्रतीक के पास ना थोड़ा सा पीछे से फंडिंग अच्छी थी,
तो प्रतीक ने क्या किया, प्रतीक ने कहा एक काम करते हैं यार, मेरे पास ना कुछ पैसे हैं, एक ऐसी काम शुरू करते हैं, हम लोग भैंसे पाल लेते हैं। तो इसने क्या किया, भैंसे पाल ली बहुत सारी, ठीक है ना, हालांकि भैंस लग नहीं रही बट भैंसे पाल ली इसने, डायनासोर सा लग रहा है वो। तो इसने भैंसे पाल ली और भैंसे पालने के बाद इसने कहा यार इस भैंसों के लगभग इसके पास 100 भैंसे थी, और इसने कहा कि दिवस एक काम करेंगे, तू मेरा मैनेजर बन जा और मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ, इन सब भैंसों का जो दूध है वो हम बेचेंगे। उसने कहा ठीक है यार ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि इससे अच्छा मार्जिन आ जाएगा। तो क्या हुआ कि दिवस की प्रतीक के आइडिया से इन सब भैंसों का, क्योंकि काफी दूध निकलने वाला है, 100 भैंसे हैं तो काफी लीटर दूध बनने वाला है, तो इन्होंने एक बड़ा सा टैंक बनवा दिया, ठीक है ना, दूध को स्टोर करने के लिए। तो ये जितना भी दूध आता तो ये दूध सारा का सारा इस जो टैंक में फिल कर दिया जाता कि ये दूध आ गया, ठीक है। अब दिवस तो था बेचारा एम्प्लॉयड था बिल्कुल, तो इसको उसकी जॉब लगी हुई थी, कोई ज्यादा इंक्रीमेंट तो था नहीं सैलरी में, प्रॉफिट कौन ले रहा था, सारा का सारा प्रतीक ले रहा था, मौज कर रहा था। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की तरीके से मैं क्या करता हूँ, रोज सुबह उठ के, इसने क्या किया, दिवस ने रोज सुबह उठता था और एक बाल्टी दूध की डालता था और वो बाल्टी दूध की खुद ही पी लेता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सब चीजें आर्या बैठ के देख रही थी कि दिवस जो है ये काम करता है, ये बाल्टी भर के दूध निकालता और पी लेता है। आर्या वेल विशर थी प्रतीक की, तो आर्या ने कहा कि ऐसा है प्रतीक, तेरे इस स्टेशन से, मिल्क स्टेशन से दूध चोरी हो रहा है और दिवस चोरी कर रहा है। अब प्रतीक है तो दोस्त, दिवस को कुछ कह भी नहीं सकता कि भाई ऐसे यार ये काम मत कर। तो क्या हुआ, प्रतीक ने दिवस से कहा एक काम कर, तू जो है इस सिस्टम को हम लोग बंद करते हैं जिसमें हम दूध को ऐसे बड़े बड़े टैंक्स में लूज डालते हैं। आर्य ने इसको एक आइडिया दिया, आर्य ने कहा देख तेरी जो भैंसे हैं कितना दूध देती है। इसने कहा अगर मैं एग्जैक्ट बोलूं तो मेरी जो भैंसे हैं वो 1000 लीटर दूध दे देती है, 100 भैंसे 10 लीटर आने की हर एक भैंस देती है, ठीक है। तो उसने कहा एक काम कर, तू उस टैंक को यूटिलाइज कर, मगर अब एक काम करियो कि उस टैंक के अंदर तू ना जितना भी दूध ले रहा है उस दूध के 1-1 लीटर के पैकेट्स बना ले। क्या कर ले, 1-1 लीटर के पैकेट्स बना ले। तो क्या हुआ कि अब जो ये टैंक है इसके अंदर कितने पैकेट्स आए, जल्दी बोलो पहले तो दूध के। 100 1000 1000 पैकेट्स आ गए। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? यस सर सर। आ गई सर। बताओ पहले वाले केस में चोरी पकड़ना आसान था या इस वाले केस में चोरी पकड़ना आसान है? दूसरे वाले में बताओ क्यों, दूसरे वाले में क्यों? पैकेट कम हो जाएंगे। वेरी गुड, पैकेट तो मैं तुरंत काउंट कर लूंगा, आया ना। लेकिन दूध को वॉल्यूम काउंट करने के लिए दूध निकालना पड़ेगा सारा, उसे काउंट करूंगा तब बताऊंगा कि कितना दूध का लॉस हुआ। तो पहले वाले केस में दूध किस फॉर्म में था? कंटिन्यूअस फॉर्म में था, राइट। दूध किस फॉर्म में था? कंटिन्यूअस फॉर्म। लेकिन दूसरे केस में दूध कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं था, वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में था, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स बन गए थे उसके। मेरी बात समझ आ रही है? पहले वाले केस में भी मैं 1000 लीटर दूध की बात कर रहा था और इस वाले केस में भी मैं 1000 लीटर दूध की बात कर रहा था, लेकिन कौन से दूध की कैलकुलेशन इजी हो गई, मोर प्रिसाइज हो गया, मोर एक्यूरेट हो गया, ये वाला केस। इसीलिए इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो अब मैं उसे कैलकुलेट कर पाऊंगा आसानी से। जो असल में जो थ्योरी है इसको हम लोग फोटोन थ्योरी भी कहते हैं, है ना। और इस थ्योरी का मतलब क्या है पहले मैं क्लियर कर दूं। प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी, उसने कहा, प्लैंक ने, फिर वापस इसी पे आऊंगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। प्लैंक ने कहा ऐसा है कि जो हम लाइट की बात कर रहे हैं, पहली बात तो जो लाइट है वो एमिट और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली नहीं होती, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती, एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूअसली, रादर किस फॉर्म में होती है? रादर डिसकंटिन्यूअसली। किस फॉर्म में हो रही है? डिसकंटिन्यूअसली लाइट जो है वो एब्जॉर्ब या रेडिएट हो रही है, वो भी किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स of in form of small packets of what? Energy Energy. called
Photon. फोटोन या क्वांटा, असल में इसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा, ठीक है। और फोटोन यानी कि हर एक फोटोन में जो एनर्जी का अमाउंट है वो एग्जैक्टली इक्वल है, और जो पूरी लाइट रेज हैं वो ऐसे ही फोटोन से मिलकर बनी है। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? ये दूध के पैकेट्स हैं, समझ गए आप लोग? यस सर। जो ब्लैक लाइन है वो आप मान ये कि दूध का कंटिन्यूअस फॉर्म है, और ये जो सर्कल्स बना दिए मैंने ये है वही दूध, बस किस फॉर्म में आ गया, ये सर्कल्स की फॉर्म में आ गया, और एवरी सर्कल इज हैविंग अ फिक्स्ड अमाउंट जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वांटाइज्ड अमाउंट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. सभी को समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड इफ दिस कांसेप्ट इज क्लियर टू यू। ये समझ आना बहुत जरूरी है। Yes, sir. आ गया? अगर ये समझ आ गया तो यहाँ से एनर्जी को एक फॉर्मूला दिया गया कि एनर्जी डिपेंड करती है बेसिकली फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है। यहाँ से वेवलेंथ भी निकाल लूंगा मैं। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं E इज इक्वल्स टू h न्यू, जहाँ पे h का नाम होता है बच्चों, आज के बाद याद रखेंगे, Planck's constant. प्लैंक्स कांस्टेंट। h को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है, वो भी आप याद कर लीजिएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। याद रहेगा? सीजीएस में कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻27, 6.6 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ये सीजीएस में हो जाएगा, और ऊपर वाला हमारा एसआई यूनिट है। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यस भैया। तो अगर मुझे Yes, sir. अगर मुझे ये पता है कि इस लाइट में इतने पैकेट्स हैं तो मैं उस पूरे सिस्टम की एनर्जी निकाल सकता हूँ। मैंने कहा एक सिस्टम में एक फोटोन, बताओ कितनी एनर्जी है उस सिस्टम की? 1000। नहीं, एक सिस्टम में एक ही फोटोन है, ठीक है, 6.6 into 10⁻⁻34 joule. इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट? आया ना? एक फोटोन में एक सिस्टम में अगर एक फोटोन है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी भी तो फोटोन के बराबर ही होगी, दैट इज इक्वल टू h न्यू। और अगर मैंने कह दिया उसी सिस्टम में आपके n फोटॉन्स है तो बताओ एनर्जी कितनी हो जाएगी? NH mu. NH। कितने लोगों को पूरी ये बात समझ आ गई? आ गई। हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड। दिस कांसेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी Sir, वेरी Planck's क्लियरली। constant की यूनिट क्या है? जूल सेकंड या जूल पर सेकंड? जूल सेकंड हम इसकी यूनिट लेते हैं, और अर्ग सेकंड होती है इसकी यूनिट, ठीक है? ये समझ आ गया सभी बच्चों को? नितिन, रोशनी, विदुषी, कृषांश, इज इट क्लियर बेटे? कृषांश, एम आई क्लियर? Yes, sir. दीपांशु, नितिन, समझ आ गए बच्चे? Yes, sir. ठीक है। अब वापस आता हूं। अब ये मैंने टॉपिक समझा दिया आपको, प्लैंक का फोटोन थ्योरी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं इसको हम लोग। अब वापस आते हैं अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है आपको, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बन रहा है? यस भैया। अब क्या मैं E2 को h न्यू 2 लिख सकता हूँ? क्योंकि क्या चीज वेरी करेगी, किसी भी चीज के अंदर वेरी क्या करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ना। h तो कांस्टेंट ही है, तो h न्यू 2 माइनस h न्यू 1 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हो? यस। Yes, sir. Yes, sir. कॉमन क्या आ Yes, रहा है? sir. कॉमन क्या आया? H। h। अंदर क्या बन गया? न्यू 2 माइनस न्यू 1 इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस। जल्दी बोलो। अब यहीं पर मैं एक फॉर्मूला और लगा देता हूँ। क्या फॉर्मूला है? आप लोग सभी जानते हो, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। पढ़ा है या नहीं? यस सर। तो बताओ न्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? C by lambda। C बाय लैम्डा। अच्छा, C तो T कांस्टेंट by वैल्यू है, lambda. C तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। Yes, sir. C बाय लैम्डा 1 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, C बाय लैम्डा 2। हाँ या ना? यस। इक्वल टू क्या चल रहा है? हाफ Half mv। mv square. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। C कॉमन ले लो, यस सर। Yes, sir. HC। तो अंदर फॉर्मूला क्या बन गया? 1 by lambda 1 माइनस 1 अपॉन lambda। लैम्डा 2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात समझ आ गई? यस। कितने लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझ आ गई पूरी?
आगे सर। आ गई सर। आ आ गए। गई सर। अब कुछ आ गई। टर्म्स और क्लियर कर दूं आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूरी समझ आ जाएगी आप लोगों को। नाउ यू टेल मी व्हाट इज E1, हमने पढ़ा अभी E1 क्या था, व्हाट वाज E1, जल्दी बोलो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन। इसे वर्क फंक्शन भी कहते हैं, है ना। तो अगर मैं ये कह दूं, जो हमने एग्जांपल लिया था विदुषी का, कि ये कम से कम एनर्जी का वो हिस्सा है जो आपको देना ही पड़ेगा ताकि विदुषी अपनी जगह से बाहर जा सके, हाँ या ना। यस सर। तो अगर मैं इसको डिफाइन करने लगूं वर्क फंक्शन को, तो इसको ऐसे लिख दूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी किसके लिए, पूरे मोशन। वेरी गुड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, क्या चीज बाहर निकालनी है, टू इजेक्ट, क्या चीज बाहर निकलेगी, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। मेरी बात समझ आ रही है। यस सर। अब इस E1 के फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड करता हूं तो निकलता है E1 इज इक्वल्स टू H न्यू नॉट। H तो कांस्टेंट है, यहाँ पर एक टर्म आई न्यू नॉट। न्यू नॉट इज व्हाट, H न्यू वन कह दो इसे, न्यू नॉट नहीं तो न्यू वन हो गया। व्हाट इज न्यू वन, इसको एक नाम से पुकारेंगे, इसको एक नाम से पुकारेंगे बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ डिफाइन करो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कॉमन सेंस से बता देना क्या होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे मिलती जुलती है, जल्दी बोलो। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन प्लैंक्स no, कांस्टेंट। एनर्जी अपन प्लैंक कांस्टेंट नहीं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड, है ना। यस सर। फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मेरी बात समझ आ गई। मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। कितने लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझ आ गई, आगे आ गई सर। सभी को समझ आ गया। यस सर। यस सर। जो वर्क Yes, फंक्शन sir. है उसकी कोई यूनिट मतलब किसकी, वर्क फंक्शन की यस यूनिट, सर। क्या कह रहे हैं, वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होती है, यस सर आप बताओ वर्क फंक्शन है क्या बेसिकली, व्हाट इज वर्क फंक्शन बच्चे, एनर्जी, सर एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। जूल। एनर्जी समझ आ रही है बात, हाँ या ना। यस सर अच्छा, यहाँ पे ना Yes, एक sir. जनरली क्वेश्चंस में ना एनसीईआरटी में भी और कुछ बुक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आप लोग लर्न कर लेना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, जो ईवी कहते हैं इसको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो कहता है 1 EV is simply equals to 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम वोल्ट। समझ आ रही बात, या फिर सिंपली 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। सर ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी है, पर वोल्ट बात कर रहा है ना, तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। बात समझ आ गई बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इनटू 1 वोल्ट। एम आई क्लियर, यस सर। समझ आ गई सभी बच्चों को, ये कहानी Yes, sir. गलती तो नहीं होगी। इस पर बेस कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कंसेप्ट समझ आया है नहीं। एक क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट दी एनर्जी ऑफ 1 मोल, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल, किसके 1 मोल की, फोटोन के, ठीक है। 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी निकाल दो, whose फ्रीक्वेंसी इज, जिसकी आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 into 10⁻14 हर्ट्ज,
बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन, जल्दी तो आंसर क्या आने वाला है इसका। ये प्लस है बच्चों। क्विकली जस्ट गिव मी द आंसर इन 1 सेकंड। Yes, sir. कई लोगों ने तो कर भी लिया होगा इसको। हो गया सर। फॉर्मूला क्या लगाने वाले हो? E इज इक्वल्स टू HV NHV NH न्यू, और N मतलब क्या है? 1 मोल, और 1 मोल इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल्स? 6.02 into 10 to the power 20. एवोगैड्रो नंबर। वेरी गुड, एवोगैड्रो नंबर। तो ये हो गया 6.02 into 10 की पावर 23। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? 6.6 into 10 to the power minus 30. -34। -34 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी? 5 into 10 to the power 14. 5 into 10 की पावर 14। कितने लोगों को ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई? आ गई सर। इससे आंसर निकाल लेंगे, और इस तरीके से हम, ये फोटोइलेक्ट्रिक का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराया मैंने आपको। अभी आने वाली क्लास में इस पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी बेस का लेवल क्या है, और कैसे कैसे क्वेश्चन में कहाँ ट्रिक दे सकता है। क्योंकि एनसीईआरटी में कई चीजें आपको टच तो करी है लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और साथ साथ ये चीजें भी हमने रिवाइज करनी है। बच्चों एक चीज मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, मेक श्योर यू रिवाइज एवरीथिंग, ठीक है?